हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसे सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं और दिक्कत आ रही है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के क्वेश्चंस में, तो देखिए बच्चे, ये जो टॉपिक है इसमें मुश्किल से 5 से 10 क्वेश्चन बनते हैं। और दिक्कत ये हो जाता है कि अपन इसमें इतनी चीजें याद कर लेते हैं, या तो फिर ये सोचते हैं कि इसको छोड़ देते हैं, या तो पूरा ही छोड़ देते हो, या तो सब कुछ याद करने लग जाते हो तो उसके टाइम से नहीं हो पाते। तो मतलब दोनों ही चीजों में बैलेंस कैसे लाएं, तो वो आप और इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं इसी लेक्चर में 50 से 1 मिनट में कंप्लीट हो जाने वाला है। तो ना तो बहुत ज्यादा चीजें याद करनी पड़ेंगी आपको, और सभी क्वेश्चंस को आप हैंडल कर पाएंगे। क्या आप ऐसा चाह रहे हैं? अरे भाई, सब कुछ आता है सर, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में ही प्रॉब्लम आ रही है सर, उसमें याद ही नहीं हो रही। तो बिल्कुल बच्चे, ये लेक्चर आपके लिए है कि कैसे अपन कम से कम टाइम में इसके सभी क्वेश्चंस कम से कम सूत्रों के साथ कर सकते हैं। चलिए बिल्कुल। तो क्या होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और इक्विलेटरल हाइपरबोला इसको बोलते हैं। हाइपरबोला विथ परपेंडिकुलर आइसमटॉट्स इज नोन एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और इक्विलेटरल हाइपरबोला। तो रेक्टेंगुलर आइसमटॉट्स, तो देखिए बच्चे, अगर ये हाइपरबोला हो, अपना तो यही हाइपरबोला था, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अगर इसके आइसमटॉट्स को अपन क्या कर दें, परपेंडिकुलर कर दें। अब आइसमटॉट्स का इक्वेशन आप जानते हो, एक इक्वेशन होता है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 0, और एक दूसरा ये होता है ये। तो इसका स्लोप कितना है? इसका है माइनस बी बाई ए। इसका स्लोप कितना है? डी बाई ए। इनका प्रोडक्ट, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2, m1 इंटू m2 कितना आना चाहिए? माइनस का 1। तो यहां से क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर यहां से बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आता है तो बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर रख दो, तो बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो मतलब कुल मिला के ये हाइपरबोला अपना आ गया। अब बात ये है, अगर ऐसा हाइपरबोला इसको बोल दो, यहां पे ए और बी बराबर हो गया, ए इज इक्वल टू बी, मतलब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल हो गए, तो ये हाइपरबोला आया। अब इस हाइपरबोला के बारे में तो सब कुछ जानते हैं अपन भाई। इस अगर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो यहां ए और बी इक्वल हो गया है, तो इसके बारे में तो जानते हैं। ऑल इज नॉन, अरे ऑल इज वेल जैसे ही ऑल इज नॉन, इसके बारे में तो सब जानते हैं अपन, क्योंकि इस हाइपरबोला के जितने भी रिजल्ट थे उसमें बी स्क्वायर की जगह ये रख देंगे। इस हाइपरबोला के जो भी रिजल्ट थे उसमें बी स्क्वायर की जगह ये रख देंगे, तो अपने आप ही काम हो जाएगा। तो सर बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, फिर पढ़ना क्या इसमें? तो इसलिए अगर ये देखें तो बी स्क्वायर खत्म हो गया यहां पे, कंप्लीट। पर फिर भाई एक टॉपिक बना है तो ऐसे तो कंप्लीट कैसे हो जाएगा? तो अब क्या किया लोगों ने कि देखो सर, ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आया है, ये आया है एक्स स्क्वायर, इसका डायग्राम भी ऐसे है, इसका डायग्राम ये आ जाएगा। ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपका है। तो ठीक है सर, इसका इक्वेशन भी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। तो इसलिए रेक्टेंगुलर, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसकी आइसमटॉट्स क्या से होती है? परपेंडिकुलर होती है। हाइपरबोला विथ परपेंडिकुलर आइसमटॉट्स, तो आइसमटॉट्स परपेंडिकुलर था इसलिए रेक्टेंगुलर बोलते हैं। अब तुम बोलोगे सर इसको इक्विलेटरल क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो, ध्यान से देखो, यहां पे बी और ए इक्वल आ गया, ए इक्वल टू बी आ गया, इसलिए इसका क्या होता है बच्ची? इक्विलेटरल। जैसे देखो ट्राइंगल होता है, उसमें तीनों साइड्स इक्वल होते हैं तभी इक्विलेटरल बोलते हैं। तो ऐसे ही इसमें ए और बी का वैल्यू इक्वल आ गया, इसलिए इसको इक्विलेटरल हाइपरबोला भी बोल देते हैं। और इसका ई निकालेंगे, अगर अपन इसका ई निकालेंगे तो ई कितना आ जाएगा? 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ये दोनों 1 1 तो 2 √2 आ जाएगा। तो ई इसका कितना होता है? √2 होता है। यहां तक क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई भी प्रॉब्लम, केस से भी प्रॉब्लम है तो बताओ मेरे को। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, इसका सब कुछ जानते हैं, तो खत्म हो गया। अब भाई खत्म, यहां तक तो हो गया, पर अब इसी का एक और दूसरा रूप है बच्चे, इसी का एक सेकंड रूप है कि क्या होगा अगर अपन इन कोऑर्डिनेट एक्सिस को इधर रोटेट कर दें,
इस डायरेक्शन में 45 डिग्री से रोटेट कर दें, एंड क्लॉकवाइज है ना ये डायरेक्शन, क्लॉकवाइज अगर अपन एक्सेस को रोटेट कर दें, अगर आप इन एक्सेस को रोटेट कर देते हो 45 डिग्री से, तो ये एक एक्सेस बन जाएंगी बच्चे ऐसे आपकी। चलो ये दूसरा ले लेते हैं, तो ये एक्सिस आपकी ऐसी बन जाएंगी, यहां पे ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो एक्सिस ऐसी बन जाएंगे। ये एक्स एक्सिस कहां जाएगी, यहां पे, ये वाई एक्सिस यहां पे, तो ये, तो फिर वो ऐसा दिखेगा। देखो ये एक्स एक्सिस यहां आ गई, एक्स डैश, ये वाई डैश। तो देखिए बच्चे, ये जो पहले एक्स ये थी, वाई ये थी, अगर मैं इनको ऐसे रोटेट कर दूं, इधर -45 डिग्री से रोटेट कर दो, तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो मतलब इसका डायग्राम अपने को कैसे दिखेगा, ध्यान से सुनना, इसका डायग्राम अपने को कैसे दिखेगा, नहीं, अगर मैं रोटेट कर देता हूं तो इसका डायग्राम मेरे को दिखेगा ऐसा कुछ। देख लो यहां पे, देख लो भाई, यहां पे देख लो, अगर मैंने इस एक्सिस को ऐसे रोटेट किया तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये, और ये कौन से में चला गया, इसके अपोजिट थर्ड क्वाड्रेंट। तो अगर यहां पे अपन एक्सेस को रोटेट कर देते हैं 45 डिग्री से क्लॉकवाइज, तो फिर ये हाइपरबोला जो था वो ऐसा दिखेगा, और इसका इक्वेशन कैसा आएगा सर फिर, अब पहले इक्वेशन ये था, अगर मैंने एक्सिस को रोटेट किया है, तो इसका इक्वेशन आएगा बच्चे एक्स वाई बराबर a²/2, और ये मैंने स्ट्रेट लाइन के लास्ट की लेक्चर में आपको बताया है कि अगर आप एक्सेस को रोटेट कर देते हो 45 डिग्री से इधर, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा, तो ये जो ऐसा इक्वेशन दिख रहा है ये ऐसा बन जाएगा, अगर आप एक्सेस को 45 डिग्री से रोटेट कर देते हो। तो इसका प्रूफ तो मैं यहां नहीं करा रहा, पहले से करवा चुके हैं, बाकी वो फालतू बकवास है, कुछ नहीं मिलना वहां से, कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, हाँ वो रोटेशन वाला। तो अब जनाब ये हाइपरबोला आ गया, और ये अपने लिए सब कुछ नया है, यहां पे तो इसका सब कुछ ही नया है, तो अब इसको अपने को स्टडी करना है। तो इसका पहली बात तो ऐसा गंदा सा इक्वेशन कोई पसंद नहीं करता, तो इसलिए इसकी इक्वेशन को मॉडिफाई कर लेते हैं, एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर, तो इसको अपन स्टडी करेंगे। अब इसके लिए देखो ये दोनों किसका काम कर रही है, आइसमटोट्स का काम कर रही है। तो मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस इसके क्या हो गए, आइसमटोट्स, मतलब ये इनफाइनिटी पे टच करेंगे ना इसको, तो ये हाइपरबोला है जो अपने को पढ़ना है, जिसके कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है, आइसमटोट्स। तो देखो बच्चे, होता यही, ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही है, बस इसमें दिक्कत क्या है, इसके तो जो आइसमटोट्स आ रहे हैं वो ऐसे आ रहे हैं, या मतलब ऐसे मान लो, इसके तो कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो प्रिंसिपल एक्सिस है, और इसके ये कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या बन गए, आइसमटोट्स बन गए। तो इस हाइपरबोला के बारे में अब सब पढ़ेंगे। अब तुम सोचोगे सर यहां से यहां आगे, अब क्या सर ये कैसे आया, तो उसका प्रूफ मैंने दे रखा है स्ट्रेट लाइन, बाकी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तुम ये सोच लो कि ये एक है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जिसके बारे में अपने को सब कुछ पढ़ना है, जिसका इसेंट्रिसिटी √2 होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का नाम लेते ही इसेंट्रिसिटी √2, तो ये समझ जाओ, क्या बात क्लियर। तो इसके बारे में सब कुछ अपने को पढ़ना, यहां से यहां कैसे पहुंचे वो ये कहानी है, बिल्कुल क्लियर है बात, बिल्कुल। चलिए तो बच्चे अब आते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एट ए ग्लांस। और ये चीज पैराबोला से करते हुए आ रहे हैं, याद है, बिल्कुल। तो वही करेंगे बच्चे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिस हुज आइसमटोट्स आर कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है उसकी आइसमटोट्स क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, बिल्कुल बच्चे। तो इसका ग्राफ या डायग्राम जो बनता है वो ऐसे बनता है, इसका डायग्राम ऐसे बनता है, ठीक है। तो ये एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर। अब इसकी 2-3 चीजें अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर का ये डायग्राम है, इसका पहला चीज देखिए बच्चे, ये क्या है, इसकी
ट्रांसवर्स एक्सिस होगी, तो ये इसकी होगी ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। और ऐसे एक इसकी होगी क्या, कॉन्जुगेट एक्सिस, तो इसकी होगी कॉन्जुगेट, तो ये कॉन्जुगेट एक्सिस होगी, ठीक है बच्चे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और ये इसका सेंटर तो वही रहेगा। तो देखो दो तीन चीजें मैं लिखता हूं। सबसे पहले पहला चीज है सेंटर, सेंटर तो समझ ही गए हो यार, 0 0 है। और सेकंड चीज है इसका, ये है वर्टिसेस, ये क्या है बच्चे, वर्टिसेस, ये वर्टिसेस है। तो ये वर्टिसेस क्या है, ये ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है, y बराबर x, भाई 45 डिग्री रोटेट किया था तो y बराबर x आ जाएगी, और ये क्या है, y बराबर माइनस एक्स, तो y बराबर x। तो ये जो वर्टिसेज हैं इसके, ये a1 a2 जो दो वर्टिसेज आते हैं, ये y बराबर x और इसके इंटरसेक्शन पॉइंट है। देखो वर्टिसेज निकालना है तो इसमें y बराबर x डाल दो, y बराबर x इसमें डाल दो तो x स्क्वायर बराबर c स्क्वायर, तो x का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस c, तो x का वैल्यू ये आया तो y का भी यही हो जाएगा। तो इसलिए वर्टिसेज क्या है बच्चे, इसके वर्टिसेज क्या है, c, और माइनस c, चलो मैं नाम भी ले लेता हूं, a1 है c, और a2 है माइनस c, माइनस a1 और a2, ये वर्टिसेस हैं इसके दो, ठीक है बात। अब इसके बाद में क्या इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसमें एक फोकस निकालना होता है, तो f1 है और ये f2, तो f1 और f2 ये दो इसके फोकस होते हैं। अब फोकस होते हैं, फोकस निकालने हैं, तो फोकस का वैल्यू देखिए बच्चे, जो फोकस होते हैं या फोकाई बोल दो, तो f1 होता है √2 टाइम्स c, √2 टाइम्स c, और ये होता है f2 होता है -√2c, -√2c, ठीक है। ये और ये इसके फोकस होते हैं। अब तुम बोलोगे सर कहां से आया, तो कहां से आया, तो उसके लिए देखिए बच्चे, क्या करना पड़ता है अपने को, यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी, a, तो ये डिस्टेंस हो गई a, तो यहां से यहां डिस्टेंस निकालोगे तो ये √2 आएगा। देखिए ध्यान से, अगर आप इसको ले लोगे और ये डिस्टेंस निकालोगे तो ये आएगा √2c। उसके बाद में यहां से यहां की डिस्टेंस, देखो यहां से यहां की डिस्टेंस a होता है, और यहां से यहां की डिस्टेंस 0 गुणा f1, 0 से f1, ये डिस्टेंस क्या होता है, a इंटू ई, तो a इंटू ई अगर आना है तो यहां से देखिए बच्चे, यहां से a का वैल्यू आ गया अपना पास √2c, और e का वैल्यू भी √2 था, तो ये आ जाएगा 2c। तो डिस्टेंस OF1 कितना होना चाहिए, 2c, तो 2c होना चाहिए, तो इसलिए f1 का कोऑर्डिनेट √2c, तब ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2c। OF1 जो डिस्टेंस होता है वो होता है 2c, इसलिए f1 के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे √2c। हालांकि इसको फाइंड आउट करने के बहुत से अदर वेज भी हैं, और उसको मैं बता दूं आपको, एग्जाम में कुछ भी काम नहीं करेगा, ना दिमाग ना अदर वेज, एक बात काम कर सकता तो है रट्टाफिकेशन। क्यों बोल रहा हूं ऐसा, मतलब देखो कुछ बच्चे इतने अच्छे होते हैं कि उनके बहुत ज्यादा सेंसेस होते, उनको छोड़ दो 5-10 बच्चों को, उसके बाद अगर आप चाहते हो कि मैं इसके क्वेश्चंस कर पाऊं अच्छे से जल्दी से, तो वो ये है कि ये याद होना चाहिए, ये याद। इसके बाद करते हैं इसका जो मेन चीज है वो है डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स भी आपको निकालने पड़ेंगे, और वो डायरेक्ट्रिक्स कहाँ आएंगी, एक यहां और एक यहां, इसके पैरेलल आएंगे। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होएगा x + y = ±√2c। अब ये क्यों होएगा, तो इसके लिए क्या होते है, इसकी यहां से डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, ये दोनों से ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, a/, तो a का वैल्यू है यहां पे कितना, √2, तो √2/√2 तो c होना चाहिए। तो देखिए इस लाइन की ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होना चाहिए, c, तो इसलिए ये आएगा, तो ये सीधा आएगा। उसके बाद होगा 5 नंबर जो याद करना आपको, ये वो है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ LR, वो होगा 2√2c, लेंथ ऑफ LR 2√2c होगा।
और यही लेंथ। और अब देखो लेंथ ऑफ एल आर बताया ना आपको 2b² होता है, और यहाँ पे b और a बराबर है तो मतलब 2a के बराबर हो गया। अब 2a के बराबर, और देखो ध्यान से देखा होगा अगर आपने पिछली स्लाइड में, तो क्या था a²/2 बराबर c²। तो a² कितना है, a²/2 बराबर c। तो a बराबर क्या हो गया, √2c। तो यहां पे रख दो तो ये आ जाएगा 2√2c। तो ये आ जाएगा लेंथ ऑफ एल आर जो बनेंगे इससे उनका लेंथ आएगा 2√2c। तो ये इतने रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं, और यही लेंथ ऑफ एक्सेस होता है। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस बोलो, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस बराबर लेंथ ऑफ, और कॉन्जुगेट बोल दो भाई, दोनों ही एक्सिस बराबर लेंथ का होगा ना, तो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस बोलो, या लेंथ ऑफ एक्सिस तो आप यहां से भी निकाल सकते हो। देखिए यहां से a1 से a2 ये लेंथ ऑफ एक्सिस आएगा, तो ये भी कितना आ जाएगा 2√2। तो ध्यान रखो बस, ये खत्म। यहां तक जो भी आपने देखा पूरा, जो याद करने वाली चीजें हैं वो खत्म। देख लो सेंटर, ये तो सीधा याद होता है। तो एक चीज तो है वर्टिसेस याद करने, ये है c,c और ये है -c,c, और दूसरा फोकस √2c और -√2c। और डायरेक्ट्रिक्स में भी √2 आता है, यहां पे भी √2c आ रहा है, तो काम हो जाएगा। डायरेक्ट्रिक्स ऐसी है तो इसलिए x + y और √2c। उसके बाद एक है, ये है 2√2c। तो ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, और मैंने एक बार आपको ऐसे ओरली समझाने की कोशिश की है। बाकी तुम बोलोगे सर कैसे आयो, कौन से आया सर, कुछ नहीं समझ में आया। तो देखो मैं भाई, तुम हाइपरबोला देख के ये तो बता दोगे कि फोकस यहाँ फोकस यहाँ, फिर मैंने वो डिस्टेंसेस का यूज करके निकाल के बताए हैं, फिर भी नहीं समझ में आए तो देखो बच्चे, अल्टीमेटली ये तभी होगा जब अपने को याद होंगी चीजें। कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता, कितना ही कुछ कर। तो इसलिए याद ये चीजें, और वो मिनिमम चीजें जो याद होनी चाहिए। अब मैं आपको ये देखो, ये चीजें हैं जैसे कॉन्जुगेट एक्सिस आप जानते हो, ट्रांसवर्स एक्सिस आप जानते हो, इसका तुम ऑक्सिलरी सर्कल भी जानते हो। ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है, तो ऐसी चीजें तो आप खुद से ही निकाल लोगे। ऑक्सिलरी सर्कल क्या होगा बच्चे, तो वो तो इसको क्या, इस A1 A2 को जो ट्रांसवर्स एक्सिस है उसको डायमीटर मान के बनाया गया, तो वो आ जाएगा x² + y² इक्वल टू, देखो वो इस पॉइंट से पास होगा ऐसा, तो ये 2c² आ जाएगा। और डायरेक्टर सर्कल इसका पता ही है, डायरेक्टर सर्कल DC क्या हो जाएगा, a और b बराबर है इसलिए x² + y² इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो डायरेक्टर सर्कल ये 0 0 हो जाएगा, मतलब पॉइंट सर्कल ही हो जाएगा बेसिकली। तो ऐसी चीजें ट्रांसवर्स एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस, ढिमका फलाना, ये सब तुम कर लोगे अपने आप ही, कोई दिक्कत नहीं आएगा। बस ये चीजें जो है, 4 चीजें, ये 4 चीजें आपको याद होनी चाहिए, तो काम आपका बहुत आसान हो जाए। आसानी नहीं, बहुत आसान। और ये तो मैं आपको अभी भी बता देता हूं कि इनमें बहुत बार आप इन्हीं 4 रिजल्ट को याद नहीं करते हो, तो बार बार आप यही करते रहोगे, सर नहीं हो रहा, सर नहीं हो रहा। तो बेटर है अभी के अभी याद कर लो। आगे है पैरामेट्रिक पॉइंट। तो भैया इसका पैरामेट्रिक पॉइंट लिखना है तो क्या करोगे, एक ऐसे 2 नंबर्स बताओ जिनका प्रोडक्ट c² आ जाए, प्रोडक्ट c² आ जाए, और दोनों कुछ अच्छे भी लगे। तो देखिए बच्चे, एक बहुत से ऑप्शंस आप मुझे दे सकते हो कि सर एक tan थीटा, एक cot थीटा, एक sin थीटा, एक cosec थीटा। तो कुल मिला के आप मुझे ऐसे नंबर्स बता रहे हो जो आप एक दूसरे के उल्टे हो। तो मतलब बेसिकली बहुत से हो सकते हैं, पर जो इसका मानते हैं पैरामेट्रिक पॉइंट, जो पैरामेट्रिक पॉइंट अपन मानते हैं इसका, वो क्या मानते हैं, तो पैरामेट्रिक पॉइंट उसको PT से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो PCT × C/T, मतलब एक CT मानो तो दूसरा C/T, एक CT तो दूसरा C/2। तो ये अपन पैरामेट्रिक पॉइंट मानेंगे। बस यहाँ पे T ≠ = 0 है, T को 0 नहीं रख सकते, ऑब्वियस सी बात है। तो CT, C/T, तो ये इसका पैरामेट्रिक पॉइंट हो सकता है। और अब आप जो भी बोल रहे थे भाई sin थीटा, tan थीटा, cos थीटा ऐसे हो जाने चाहिए, तो वो यही थे बच्चे, वो एक दूसरे के उल्टे थे क्या। देखो यहाँ tan थीटा, ये cot थीटा, समझ गए ना, 1/2। तो बेसिकली ये इसका पैरामेट्रिक पॉइंट अपन मानते हैं, ये इसका पैरामेट्रिक पॉइंट अपन मानते हैं कि CT C/T। तो ये अलग है सबसे, तो CT
कॉमा सी बाई टी। उसके बाद में क्या होता है बच्चे, उसके बाद में ये होता है कि अगर आप इस पे 2 पॉइंट ले लेते हो, देखो एक चीज है जहां से अपन 3-4 रिजल्ट और एक ही साथ याद कर लेंगे बस। हाँ, अगर मैं एक इस पे पॉइंट लू T1, मतलब यहां पे PT1 लिया, यहां पे कोई QT2, कहीं पे भी ले लो भाई, तो ये 2 पॉइंट लिया, तो इसका स्लोप कितना आएगा, इस वाली लाइन का स्लोप कितना आएगा, तो ये तो आपका है CT1 कॉमा सी बाई T1, ये है आपका CT2 बाई सी कॉमा सी बाई T2। तो इसका स्लोप देखिए MPQ का स्लोप कितना आएगा, तो क्या आएगा सी बाई T1 माइनस, यार वैसे कर दो यार, सी बाई T2 माइनस सी बाई T1 अपॉन CT2 माइनस CT1। थोड़ा सा T1 T2 एलसीएम ले लो, ऊपर वाले में T1 T2 एलसीएम ले लो, तो 1 बाई T1 T2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा CT1 माइनस CT2 अपॉन CT2 माइनस CT1। अब एक माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो तो ऊपर वाला नीचे वाला कट जाएगा क्या, तो माइनस का 1 बाई T1 T2। तो एक ये चीज है जो इतनी बार यूज आएगी, इतनी बार यूज आएगी, अगर कोई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का क्वेश्चन है तो वो सबसे ज्यादा बार यूज आएगी। तो स्लोप ऑफ कॉर्ड joining PT1 QT2 क्या होगा, इसका MPQ क्या होगा बच्चे, इसका MPQ माइनस 1 बाई T1 T2। तो ये याद रखेंगे, इसके फायदे बड़े हैं बच्चे, इसके फायदे बड़े हैं। एक चीज ये पैरामेट्रिक पॉइंट सबको याद रहेगा, दूसरी ये इसके बड़े ही फायदे हैं। ये तो 1000% याद होना चाहिए, नहीं तो कुछ कुछ क्वेश्चंस में आप इतने लंबे फंस जाओगे कि समझ ही नहीं आएगा कि करें कैसे। तो बिल्कुल ये याद होना चाहिए बच्चे आपको। क्लियर है? इसके फायदे क्या हैं? इसका पहला फायदा, अगर मान लो यहां से स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे होगा? अब टेंजेंट कब बनेगा? ये जब T1 और T2 दोनों एक ही पॉइंट हो जाए। मान लो यहां पे ऐसे नहीं, इधर ही T1 T2, तो T1 T2 दोनों एक ही पॉइंट हो जाए तो टेंजेंट बनेगा। तो टेंजेंट का स्लोप क्या, T1 की जगह T रखूं, T2 की जगह T, मतलब दोनों पॉइंट, कोई भी कोड टेंजेंट कब बनती है, जब दोनों ही पॉइंट एक ही जगह आ जाए तब ये टेंजेंट बनती है। तो इसलिए T1 की जगह भी T और T2 की जगह भी T, तो माइनस का 1/T²। ठीक है, और अगर ये आ गया तो यहां से ये भी आ जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ जाएगा, T²। तो ये इसके बड़े ही अच्छे फायदे हैं। तो ये दो हो गया। अब मान लो मेरे को लिखना हो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, लिखना हो इक्वेशन ऑफ कोड, लिखना हो कोड का इक्वेशन लिखना हो, तो कोड का इक्वेशन लिखना तो बहुत आसान हो जाएगा ये मेरे लिए। कैसे? इसका स्लोप पता है और पॉइंट भी पता है, एक पॉइंट पता है और स्लोप पता है। इस लाइन का इक्वेशन लिखना है तो y माइनस सी बाई T1 इक्वल टू माइनस का 1 बाई T1 T2 इंटू एक्स माइनस सी T1। ये कोड का इक्वेशन आ गया, मतलब स्लोप पता है, पॉइंट तो पता ही है। अब टेंजेंट का इक्वेशन लिखना हो तो टेंजेंट का तो y माइनस सी बाई T इक्वल टू माइनस 1 बाई T² इंटू एक्स माइनस सी T। बहुत आसान है। नॉर्मल का इक्वेशन लिखना हो तो नॉर्मल का y माइनस सी बाई T इक्वल टू T²। देखो स्लोप पता है तो बहुत आसान चीजें, स्लोप पता है तो आसान चीजें। ये नॉर्मल हो गया, ये टेंजेंट हो गया, कुछ याद नहीं रखना है, केवल ये चीज याद रखनी है, ये चीज याद रखनी है जो मैंने बोल दिया है, और इससे ये दो चीजें आ जाती है आराम से। ये टेंजेंट का इक्वेशन, नॉर्मल का इक्वेशन, सब कुछ आसान है, बस ये स्लोप याद रख लो। यहां से टेंजेंट का स्लोप कैसे कि T1 T2 को इक्वल डाल दो तो T²। स्लोप ऑफ नॉर्मल टेंजेंट का उल्टा और माइनस, खत्म सब कुछ। अरे टेंजेंट नॉर्मल सब, डायरेक्टर फायरेक्टर सब खत्म हो गए हैं। बाकी जो वो थे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पॉइंट फॉर्म में T बराबर 0, वो तो अब भी वैलिड होगा। इसके लिए अगर पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए x1 y1 पे, तो क्या आएगा, T बराबर टेंजेंट एट T एट x1 y1, तो वो तो T बराबर 0 अब भी आएगा। वो तो सबके लिए होता ही था T, इसके लिए T बराबर 0 लिखना आसान नहीं है, थोड़ा सा देखो याद आया। तो इसके लिए टेंजेंट ऐसे,
तो टी बराबर 0 वो टेंजेंट तो रहेगा, टी बराबर S1 वो भी रहेगा मिड पॉइंट वाला, तो वो सब चीजें रहेंगी। इसके लिए टी बराबर 0 लिख लेना, याद रख लेना, x y1 प्लस x1y/2, x y1 प्लस x1y/2 ये होता है टी, है ना। तो ये बात, वो चीजें सब रहेंगी। तो कुल मिला के रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या क्या चीजें ध्यान में रखोगे तो सब क्वेश्चंस हो जाएंगे। पहली चीज देखिए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, हाँ, वर्टिसेस ये, फोकस ये, डायरेक्ट्रिक्स ये, और ये चार चीजें खत्म, याद होनी चाहिए। और इसमें पैरामेट्रिक पॉइंट ये होता है, स्लोप ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग T1 T2 ये होता है, और ये खत्म। मतलब ये एक चीज याद रखनी है और एक चीज ये, अपने आप बाकी सब हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा लॉजिक से चले तो। और अब सभी क्वेश्चंस आप कर सकते हो बेधड़क बिंदास, और मैं करके भी दिखा देता हूं वो क्वेश्चंस जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को फेस होती है, तो वो सभी क्वेश्चंस इस लेक्चर में बता दूंगा, फिर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं अटकना चाहिए इसका। हाँ, तो आइए, फाइंड एवरीथिंग फॉर ऑफ द फॉलोइंग पैराबोलास। तो एक्स वाई बराबर 16, तो ये तो एक्स वाई बराबर क्या सी स्क्वायर आ गया, और यहाँ सी का वैल्यू कितना आ गया, एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर, और सी का वैल्यू कितना है 4। तो डायग्राम बनाएंगे तो ऐसा, भाई ऐसा ही डायग्राम बनेगा, ऐसा ही डायग्राम बनेगा। अब इसके बारे में सब कुछ बताइए, जो रटे थे वो देखो, इसका ये आएगा, ये आएगा, तो इसका सेंटर क्या आ जाएगा बताइए बच्चे, इसका सेंटर क्या आ जाएगा 0 0, ठीक है, इसका सेंटर 0 0 आ गया। इसका फिर अपन ने देखा था वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या है अपन ने देखा था प्लस माइनस सी कॉमा प्लस माइनस सी, यही ना, अरे यहाँ पे और यहाँ पे, यही तो, चलो यार वैसे लिख देता हूँ, क्यों नाराज हो रहे हो, सी सी और माइनस सी, यही था वर्टेक्स। तो ये कितना हो गया वर्टेक्स, तो सी का वैल्यू 4 4 और एक माइनस 4 4, ठीक है, वर्टेक्स ये हो गया। फोकस रटा था क्या अपन ने, फोका ही रटा था क्या, बिल्कुल, क्या लिखा था √2c और माइनस √2c, माइनस √2c, ये लिखा था। तो ये क्या आ जाएगा, c का वैल्यू डाल दो 4√2 4√2 और माइनस 4√2 माइनस 4√2, और फिर क्या था डायरेक्ट्रिक्स कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू प्लस माइनस √2c। तो बताओ x प्लस वाई इक्वल टू प्लस माइनस 4√2, क्लियर है। तो इसके बाद में एल आर, लेंथ ऑफ एल आर 2√2 इंटू सी, तो 2√2 तो 8√2 हो गया। ये भी इसके बाद क्या, तो ये सब कुछ आ ही गए हैं। अब टी ए लिखना है तो y बराबर x है, टी ए यहाँ पे क्या है y बराबर x है। सी ए लिखना है तो क्या है y बराबर माइनस x है। कॉन्जुगेट सर्कल वो सब कुछ आप कर सकते हो बकवास। तो देख बच्चे ये वो चीजें हैं जो अभी भी बताई थी। तो कुल मिला के कैसे आएंगी, इनका आंसर कैसे आएगा, याद करने से। क्या सर और कोई तरीका है, बिल्कुल, या तो अपनी इतना ज्यादा विजुअलाइजेशन हो कि जो मैंने छोटे छोटे हिंट्स दिए थे प्रूफ के दौरान वो ध्यान में रखो तो काम हो जाएगा, अदरवाइज तो रटना है। क्लियर है, बिल्कुल, अरे क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। हाँ, तो अब ये क्या सर, ये क्या सर, ये तो सी स्क्वायर नहीं बोल सकते उसको, एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर तो ये था, उसको तो नहीं बोल सकते सर। क्यों नहीं बोल सकते भाई, उसको क्यों नहीं बोल सकते एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर। सर यहाँ तो माइनस है, तो बिल्कुल सही बोल रहे हो। देखो यहाँ एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, तभी सॉल्व आएगा। अब यहाँ एक्स और वाई एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो ये टाइप हो गया एक्स वाई बराबर माइनस सी स्क्वायर। और इसमें क्या होगा, एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा, तो इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। नहीं, इतना बड़ा डायग्राम बना देंगे तो लिखेंगे कहाँ, तो इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा बच्चे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इसका डायग्राम कुछ ऐसे बने, समझ रहे हो। तो एक्स वाई बराबर माइनस सी स्क्वायर इसका कैटेगरी है, एक्स वाई बराबर माइनस सी स्क्वायर इसका कैटेगरी है, और इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। अब तुम सोचो कि अगर इसके लिए भी रिजल्ट्स याद करने पड़े तो
लंका लग जाएगी। तो इसलिए एक्स वाई बराबर माइनस सी स्क्वायर, जो कि बहुत रेयर चांस आने का, पर फिर भी रिस्क तो नहीं ले सकते। और छोटी सी चीज है, कैसे अपन अगर मान लो आ गया तो कैसे करेंगे। तो बिल्कुल बच्चे एक्स वाई बराबर माइनस सी स्क्वायर का ऐसा ग्राफ क्यों बनेगा, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इसलिए ऐसा ग्राफ जाएगा, ये ऐसा ग्राफ होएगा। इसके बाद में ये इसका ट्रांसवर्स एक्सिस होगा और ये एक्स का कॉन्जुगेट। अब देखो इसके तो भाई यहां आएंगे, तो यहां आएंगे तो इसके वर्टेक्स ऐसे लिखे, देखो सेंटर तो इसका भी 0 0, पहला लाइन तो कंप्लीट, सेंटर तो इसका भी 0 0। अब इसके वर्टेक्स क्या आएंगे, तो वर्टेक्स देखो वो आएंगे सी, बस इस क्वाड्रेंट में, मतलब इसका मिरर इमेज ही हुआ है। ये जैसे सी कॉमा सी था तो ये इधर चला गया, तो इधर चला गया तो क्या हो जाएगा माइनस सी कॉमा सी, तो ये वर्टेक्स हो जाएगा बच्चे माइनस सी कॉमा सी। तो ये जो पॉइंट है वो हो जाएगा माइनस सी कॉमा सी, क्यों इधर चला गया, और ये हो जाएगा सी कॉमा माइनस सी। तो बस इतना सा डिफरेंस। क्या वर्टेक्स ऐसे क्यों हो गए, अरे भाई ये कोऑर्डिनेट आ गया इसमें, इस वाले क्वाड्रेंट में आ गया, इसलिए माइनस सी कॉमा सी और ये सी कॉमा माइनस सी। तो इसलिए इसके ये वर्टेक्सेस जो होंगे वो क्या होंगे, एक तो आया माइनस सी कॉमा सी और दूसरा आया सी कॉमा माइनस सी। तो इसलिए, और सी का वैल्यू यहाँ पे देखिए भाई 2 है, यहाँ पे सी का वैल्यू चेंज हो गया है, 2 है यहाँ पे, तो ये -2,2 और ये है 2,-2। तो ये इसके वर्टिसेस है। अब फोकाई भी समझ गई, आ ही गया होगा कि यहां होगी और यहां होगी, तो वो सेम हाल इसके साथ होगा कि एक तो -√2c और दूसरा √2c और -√2c। तो ये इसकी फोकाई हो गई होंगी, और c का वैल्यू 2 है तो -2√2 और 2√2, और यहाँ पे 2√2 और -2√2। समझ रहे। इसके बाद में क्या चाहिए, इसके बाद में क्या चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स इसकी कैसी हो जाएगी बच्चे, एसी, इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी एसी। तो एसी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी, तो फिर इसका स्लोप क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू +-2√2c। ध्यान से देखिए, बस स्लोप बदल गया है, x माइनस वाई हो गया, तो x माइनस वाई इक्वल टू +-2√2। c का वैल्यू 2 है इसमें। हाँ, इसके बाद एल आर तो समझ ही गए होंगे 2√2c, तो c का वैल्यू 2 तो 4√2। इसके बाद में ये टी ए सी ए तो समझ गए, ये टी ए क्या होएगा, टी ए होएगा ट्रांसवर्स एक्सिस y माइनस एक्स और सी ए होगा y बराबर x। ये टी ए ये सी, तो ये चीज है। तो बहुत कुछ नहीं बदला है, एक्स वाई बराबर -c² हुआ है, तो बस जस्ट एक भाई इधर होते थे उनको इधर ही तो लिखना है, क्या इतना अपन लिख सकते हैं क्या। अरे पहले यहां पॉइंट होता था c, c, अब वो यहां चला गया तो क्या पॉइंट हो जाएगा, x का कोऑर्डिनेट -c हो जाएगा और y का c हो जाएगा, बस इतना ही तो बात होगा। तो इसकी गई ऐसा, तो ऐसा छोटा मोटा ट्रांसफर हुआ, तो अब इसके लिए पूरी रिजल्ट याद नहीं कर लेंगे अपन, थोड़ा सा ध्यान से देख के लिख देंगे, और वैसे ऐसे आने का बहुत कम चांस है, पर फिर भी अरे कहीं तो परेशान होगे ना, टेस्ट पेपर में कहीं तो आ ही जाएगा, तो इसलिए इस टाइप से लिख दो, काम हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला अब बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, और देखो ऐसा क्वेश्चन कम ही पूछा जाता है, पर फिर भी जब सटकेगा तो तब यही पूछेगा क्वेश्चन। तो इसको कैसे हैंडल करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ऐसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा बच्चों को परेशान करते हैं। तो ये क्या है, तो देखो बच्चे, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x, तो y+2। अब अगर इसको फैक्टराइजेशन करना है, अगर इस चीज का फैक्टराइजेशन मुझे करना है, क्यों करना है वो अलग बात है, तो इसमें मैं क्या करूंगा, +6 ऐड करूंगा, तो 10 + 6 ऐड करा, तो यहां पे क्या आ गया, x × y+2, और यहां पे 3 कॉमन लेने के बाद y+2 इक्वल टू 16। तो देखिए बच्चे, x + 3 × y+2 कॉमन लेने के बाद ये आ रहा है, y+2 कॉमन आ रहा है, तो ये आ गया xy बराबर 16, खत्म। तो ये शिफ्टेड वाला पैराबोला, अरे हाइपरबोला इलिप्स हो गया बच्चे, तो ये शिफ्टेड वाला हाइपरबोला हो गया, जिसमें अपन देखते थे x की जगह x - α, y की जगह y - α, तो ये हो गया शिफ्टेड वाला।
x की जगह x+3 है, y की जगह y+2 है। तो अपन तो इसका डायग्राम बनाएंगे, तो इसका डायग्राम ऐसा बनेगा, समझ गए। तो अब सब रिजल्ट्स लिख दो भाई। अब एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर आ गया ना, ये तो एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर, तो एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर का डायग्राम ऐसा बनेगा। तो सेंटर समझ में आ रहा हो, सेंटर। अब तुम बोलोगे देखो लास्ट टाइम हो भाई, लास्ट टाइम सेंटर अगर ये ही होता तो 0 0 होता, पर अपना तो ये है x की जगह x+3, y की जगह, तो ये x+3 का वैल्यू और ये y+2 का वैल्यू क्या आया 0 0। तो x का वैल्यू, x और y का वैल्यू यहां से आ जाएगा -3 और -2। तो ये बच्चे आप देखते भी हो, यहां से x माइनस अल्फा y माइनस, तो समझ गए ना, -3 -2। अरे सेंटर समझे कि नहीं समझे, इसका सेंटर -3 और माइनस, तो वो सेंटर आ जाएगा। इसके बाद इसका फोकाई, चलो वर्टिसेस निकाल लेते हैं। वर्टिसेस में क्या आएगा, वर्टिसेस क्या होते हैं, इसके इधर ही होते हैं क्या, सी, तो +-c, +-c। तो ये वैल्यू आए हैं x+3 के और y+2 के। तो क्या है +-c का राज, c का वैल्यू कितना है 4, c का वैल्यू यहाँ कितना है 4, तो +-4, +-4। तो x और y के वैल्यू, तो -3 +-4 और -2 +-4। तो ये एक बार प्लस ऊपर वाला साइन लो, तो 1, 2, दूसरा वाला -7, -6। तो ये इसके क्या आ गए, वर्टिसेस आ गए। ऐसे ही फोकाई निकालनी है, फोकाई भी निकाल सकते हैं आप। अगर इसको फोकाई निकालनी हो तो क्या करोगे, ±√2c, ±√2c। तो बिल्कुल ये भी आप निकाल सकते हैं बच्चे। तो x+3 और y+2 के वैल्यू क्या आ गए, +-4√2 +-4। समझ गए। तो x y की वैल्यू क्या आ जाएंगे, एक तो -3 +-4√2 और -2 +-4। क्लियर है, निकाल सकते हो। एक और ऊपर वाला सही, एक और नीचे वाला। और डायरेक्ट्रिक्स चाहिए तो x + y = ±√2c। तो कितना आ जाएगा, x की जगह x+3, y की जगह y+2, x+3 y+2 ±4√2। क्लियर है क्या, तो ये आ जाए। तो ये डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी। एल आर में तो कुछ नहीं है, एल आर तो सीधा सीधा होता है जरा। तो एल आर क्या होएगा, एल आर कितना होएगा, 5 नंबर एल आर तो 2b² भाई, +2√2c, 2√2c। तो कितना होगा 8√2। सी का वैल्यू डाल दिया। इसके बाद में कई बार ऐसे ही पूछ लेता आइसमटोट क्या होंगी, इसके आइसमटोट क्या होंगे। तो आइसमटोट्स ये फेमस क्वेश्चन है। तो आइसमटोट्स क्या होते हैं, इसके आइसमटोट्स क्या होते हैं, आइसमटोट्स पूछ लेता है तो वो क्या होते हैं बच्चे, इसके आइसमटोट्स क्या होते हैं। तो आइसमटोट्स होते हैं एक तो एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, यही आइसमटोट होते हैं ना इसके, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन है y = 0 और वाई एक्सिस का है x = 0। अब यहां पे y की जगह है y+2 = 0 और x की जगह पे है x+3 = 0। तो ये आएगा। तो आइसमटोट्स अगर इसके पूछे जाएं आपको, तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके आइसमटोट्स बता दो। तो इसके आइसमटोट बताने के लिए एक बार इसको 0 कर दो, एक बार इसको 0, मतलब x = 0 और y = 0 होते हैं आइसमटोट्स, x एक्सिस और y एक्सिस होते हैं। तो एक बार इसको 0 और एक बार इसको 0। तो ये आइसमटोट है, काफी अच्छा क्वेश्चन है इसका। कई बार बच्चे इसमें परेशान होते दिखे। इस वाले हाइपरबोला का आइसमटोट्स, तो इसको फैक्टराइज करना ही पड़ेगा। मतलब ये इस टाइप का हाइपरबोला x - α × y - β का स्क्वायर = c²। तो इसके आइसमटोट्स क्या होते हैं बच्चे, आइसमटोट्स क्या होते हैं, एक तो x - α = 0 और एक y - β। अगर जल्दी करना है तो बस खत्म, ये याद रख लो इसके आइसमटोट्स क्या होते हैं। बाकी बच्चे देखो, अगर ये वाला आया है तो सब कुछ अपने को आता है क्या, सब कुछ अपने को आता है क्या, तो कुछ नहीं नया सीखा यहाँ। बस अगर किसी को जल्दी आंसर चाहिए तो इस वाले हाइपरबोला के आइसमटोट्स निकालने हो तो ऐसे निकाल सकते हैं। क्लियर है, कर सकते हैं बात, बिल्कुल। आइए तो अब ये क्वेश्चन जो इस हाइपरबोला पे बनते हैं, इसके 4 पार्ट्स कराऊंगा। गजब। इफ ए सर्कल कट्स रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिस एट 4 पॉइंट्स,
एक सर्कल है जो इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को कट करता है 4 पॉइंट्स पे, मतलब कुल मिला के ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है और एक ऐसा सर्कल है जो इसको 4 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। ठीक है, PT1 PT2 क्यू है क्या, हाँ T3S T4, ये 4 पॉइंट्स पे कट करता है। ठीक है क्या, तो ये अपने को दिया है कि एक सर्कल है। अब सर्कल कौन सा माने, तो सर्कल मान लेते हैं, लेट सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी होता है, पर सी यहां पे पहले से आ चुका है इसलिए इसको अपन कुछ और नाम दे देते हैं, प्लस डी ले लो। तो क्या बोला मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 होता है सर्कल का इक्वेशन। कुछ नहीं दिया तो जनरल सर्कल मानेंगे, पर यहाँ पे सी पहले से ही था तो इसलिए अपन ने क्या कर लिया, यहाँ पे डी रख लिया। तो वो तो बहुत छोटी सी बात है, समझ जाओ। तो अब बोला कि ये और ये 4 पॉइंट्स पे कट करते हैं, तो भाई इनके 4 पॉइंट्स कैसे लाए, इनके 4 पॉइंट्स कैसे निकाले। तो देखो एक तो ये है और एक ये, इनको सॉल्व करोगे तो ये कितने पॉइंट्स पे कट करेंगे, 4 पॉइंट्स पे कट करें। अब करें तो क्या करें कि इनको सॉल्व कैसे करें। एक तरीका दिख रहा होगा कि सीधा सीधा y का वैल्यू उठा के यहां रख देते हैं तो x में आ जाएगा और फिर x, तो वो भी आप कर सकते हो कि y का वैल्यू उठा के यहां रख सकते हो, पर उससे ज्यादा बेटर क्या है कि इसका अपन पैरामीट्रिक इक्वेशन लिख देते हैं, x बराबर ct और y बराबर c/t। तो अब अपन क्या करते हैं, इसको और इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोला, ये बहुत ही गजब की बात हो गई है अब कि अपन क्या करते हैं, इसका पैरामीट्रिक इक्वेशन यही होता है ना, x बराबर ct x y बराबर c/t। अरे भाई इसका पैरामीट्रिक, अब इसको और इसको सॉल्व कर लेते हैं पैरामीट्रिक के टर्म्स में, क्योंकि अपना जो आंसर है PT1 PT2 PT3 PST जो भी है ये T1 T2 T3 में है, तो इसलिए मैंने बोला कि इसका अपन पैरामीट्रिक इक्वेशन लिख लेते हैं और आप सॉल्व कर लेते हैं। ऐसा दिमाग में क्यों आया, ऐसा इसलिए आया क्योंकि अपने को T1 T2 T3 के वैल्यू चाहिए, मतलब T के टर्म्स में सॉल्व करना चाहिए, तो इसलिए ये डाल दो। तो x के जगह क्या डाला, ct, तो ct का स्क्वायर। और ये एक बहुत अच्छा तरीका सीख रहे हो आप कि दो कर्व है उनको अपन ऐसे भी सिंप्लीफाई सॉल्व कर सकते हैं। ये अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये सी स्क्वायर इंटू टी की पावर 4 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा सी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ तो टी, ये हो जाएगा 2gc इंटू टी का क्यूब, ये हो जाएगा 2fct, ये हो जाएगा dt स्क्वायर। देखिए थोड़ा अच्छा कर लेते हैं, तो सी स्क्वायर टी की पावर 4 प्लस टी का क्यूब 2gc टी का क्यूब टी स्क्वायर dt स्क्वायर प्लस 2fct प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू, तो ये आ गया। और ये टी में 4 डिग्री का इक्वेशन है, टी में 4 डिग्री का इक्वेशन है, तो इसके रूट्स कौन होंगे, T1 T2 T3, T1 T2 T3, T1 T2 T3 और T4, ये इसके 4 रूट्स है। इस इक्वेशन के 4 रूट्स है। पहला पार्ट क्या पूछ रहा है, T1 T2 T3, तो पहला पार्ट तो यही पूछ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स T1 T2 T3 T4। तो देखिए बच्चे ये तो बहुत सिंपल है कि पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो कितना आएगा, प्लस का सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, खत्म। तो इसका वैल्यू तो 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो आगे वाले क्वेश्चंस है उसमें इसी का यूज करना है अपने को, तो इसका यूज करना है। तो एक तो देखो सम ऑफ रूट्स, देखिए यहां से T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 कितना हो रहा है, देखिए बच्चे यहां से सम ऑफ रूट्स देखिए, माइनस का दिस बाई दिस, तो ये होगा माइनस का 2gc बाई सी स्क्वायर, तो 2g बाई सी हो जाएगा। एक है 2 के प्रोडक्ट का रूट का काम नहीं आएगा, अपना 3 का यूज, एक सिग्मा T1 T2 चलो आएगा भी, तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा प्लस डी बाई सी स्क्वायर, और एक आएगा सिग्मा T1 T2 T3, तो वो कितना आएगा, माइनस का 2f c बाई सी स्क्वायर, तो 2f बाई सी, तो ये आ जाएगा। और इसको सिग्मा टी भी लिख सकते हैं अपन, इसका लिख सकते हैं सिग्मा टी। तो ये जो आए हैं इनका यूज आगे होगा,
आगे के पार्ट्स में अपन इनका यूज करेंगे। और ये तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो पता है, यही पहला ही आंसर आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये आ गया। और सम ऑफ रूट्स ये है, इसका ये है, T1 T2 ये है, ये तो ये बात अपने को समझ। तो ये अपन ने सर्कल माना और इसको सॉल्व कर लिया, पहला पार्ट इसका खत्म। दूसरे पार्ट पे चलते हैं। दूसरे पार्ट पे मीन पोजीशन ऑफ 4 पॉइंट्स, मीन पोजीशन ऑफ 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स का मीन पोजीशन क्या है ये, मतलब मीन पोजीशन का मतलब क्या हो गया कि उनका सबका सम बाई 4। तो मीन पोजीशन निकाल लेते हैं, क्या आएगा इसका वैल्यू, सिग्मा xi बाई 4 कॉमा सिग्मा yi बाई 4। अब सिग्मा xi x1 का वैल्यू क्या होगा, तो ये पॉइंट होगा CT1 c बाई T1। तो ये x1 है, ये y1, x1 है, y1 है, समझ गए। ऐसे x2 y2 आ जाएगा। तो अब आगे चलें तो इसका मतलब था x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 y4, इसका था y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 y4। क्लियर है। तो अब x1 का वैल्यू हो गया CT1 प्लस CT2 प्लस CT3 प्लस CT4 बाई 4। थोड़ा और अच्छा सा चलेंगे तो C कॉमन ले लेंगे और ये आ जाएगा सिग्मा T1, C सिग्मा T1, ठीक है, बाई 4 कॉमा इसका भी क्या हो जाएगा C बाई T1 प्लस C बाई T2 प्लस C बाई T3 प्लस C बाई T4 बाई 4। इसका भी आप एक कॉमन लोगे तो एक तो C आ जाएगा, एक बाई 4 C बाई 4 T1 T2 T3 T1 T2 T3 आ रहा है। और जब आप इनको एलसीएम लोगे तो ऊपर सिग्मा T1 T2 T3 आएगा। गौर से देखिए बच्चे, यही आएगा क्या। अब अपन ने वैल्यू निकाला है लास्ट पार्ट में सिग्मा T1 और इसका, तो इसका वैल्यू कितना है C बाई 4 इंटू इसका वैल्यू कितना है देखिए, तो ये रहा माइनस 2G बाई C, तो माइनस 2G बाई C। और इसका वैल्यू कितना है देखिए C बाई 4 ये भी है, और इसका वैल्यू सिग्मा T1 T2 T3 का वैल्यू कितना है बच्चे, तो ये देखिए ये रहा माइनस 2F बाई C, तो माइनस 2F बाई C। क्लियर है। और नीचे T1 T2 T3 था, उसका वैल्यू 1 है। तो ये आ गया बच्चे अपने C से कट जाएगा माइनस G बाई 2 और माइनस F बाई 2, माइनस G बाई 2 माइनस F बाई 2, माइनस G बाई 2 माइनस F बाई 2। तो ये आ गया अपना इनका मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन जो 4 पॉइंट्स का था वो ये आ रहा है। अब ये बोल रहा है इज द मिड पॉइंट ऑफ सेंटर्स ऑफ बोथ कर्व। तो पहले वाले इस कर्व का सेंटर क्या है, xy बराबर c स्क्वायर का सेंटर क्या है, इसका सेंटर क्या है 0 0। और इस वाले जो सर्कल था अपन ने जो लिखा है, जो ये सर्कल लिखा था इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर क्या है बच्चे माइनस जी माइनस एफ, ये क्या। तो इन दोनों का मिड पॉइंट क्या हो गया, इन दोनों का मिड पॉइंट क्या हो गया माइनस जी बाई 2 माइनस एफ बाई 2। तो इसने बोला इन दोनों का मिड पॉइंट होगा वो इसी पे होगा। तो बिल्कुल ये तो सेम ही बात आ गई ना। देखो ये प्रूव हो गया ना, इनका मेन पोजीशन इक्वल टू इन दोनों के सेंटर का बाई 2, इन दोनों के सेंटर का बाई 2। कुल मिला के ये जो वैल्यू है वो इसके इक्वल आ गई। मतलब ये वैल्यू जब अपने सिंप्लीफाई किया तो ये किसके इक्वल आ गई, इसके। देखो ये आ गई ना, अरे भाई सिंप्लीफाई करके तो लाए। तो ये अपने को प्रूव करना था। क्लियर है। छोटा सा क्वेश्चन है, दोनों ही सिंपल क्वेश्चन कर लिए, और ये क्यों किए हैं वो आप पता चलेगा। तो अब जो देखोगे आप, तो ये सेंटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, इन 3 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल का सेंटर। तो जैसे ये कट कर रहे थे, ये T1 था, ये T2 था, ये T3 था, ये T4 था। तो इनसे जो सर्कल है इसका सेंटर चाहिए। तो सर्कल का सेंटर तो माइनस जी माइनस एफ था, माइनस जी माइनस एफ था सर्कल का सेंटर। तो सेंटर तो इसका क्या था माइनस जी माइनस एफ। भाई ये चारों पॉइंट से जो सर्कल पास कर रहा था वो अपन ने सर्कल ये माना था, ये माना था अपन ने। और इसका सेंटर तो क्या आ रहा है, इसका सेंटर तो क्या आ रहा है माइनस जी माइनस एफ। अब देखो अगर इन 3 पॉइंट से कोई सर्कल पास करेगा तो वो इस पॉइंट से भी कर ही जाएगा,
अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट से कोई सर्कल पास करेगा तो वो इस पॉइंट से भी पास कर ही जाएगा, इस पॉइंट से भी पास कर ही जाएगा। तो वो तो ठीक बात है कि इन तीन से पास कर रहा है तो वो इससे भी करेगा, तो वो तो ठीक है, चौथा पॉइंट इसी पे हो। अब बात है इसका सेंटर लाना, वो भी T1 T2 T3 के रूप में। तो देखिए पिछले क्वेश्चन में अपन ने क्या किया है, पिछले क्वेश्चन में अपन लाए हैं ये रहा, इसका वैल्यू किसके इक्वल लाए हैं, इसके इक्वल लाए हैं। इसका वैल्यू या इसका ये वाला वैल्यू ले लो भाई, ये वाला वैल्यू ले लो, इसके इक्वल आए। तो देखो -g/2 -f/2 का वैल्यू ये आया था। तो देखिए बच्चे अपन पिछले क्वेश्चन में लाए थे -g/2 -f/2। ये लास्ट क्वेश्चन से लिख रहा हूं, इसका वैल्यू क्या था, इसका वैल्यू था c/4 सिग्मा t1 और c/4 सिग्मा t1 t2 t3 अपॉन t1 t2 t3 t4। यही आया था क्या लास्ट क्वेश्चन में, देख लो फिर से देख लो, फिर से देख लो, यही आया था c/4 ये। अब देखो बच्चे दोनों से दो दो तो कैंसिल कर देते हो, -g -f, तो यहां पे आ गया c/2 और ये t1 t2 t3 t4 ये आ रहा है ना। तो c/2 यहां पे भी है और ये तो आ गया t1 + t2 + t3 + t4 और यहां पे भी आ गया c/2। अब इसको जब ओपन करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, 3 वाले, और इनफैक्ट एक लाइन ऊपर अगर आप चल के देखोगे तो यही था c/4 1/t1 1/t2 1/t3 1/t4। तो ये आ जाएगा 1/t1 + 1/t2 + 1/t3 + 1/t4। तो ये आ गया। अब बात करें इस t4 को कैसे हटाएं, तो t4 को हटाने के लिए देखो बाकी तो मैच हो रहा है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक मैच हो रहा है, t4 को कैसे हटाएं, तो उसके लिए था t1 t2 t3 t4। इसका वैल्यू 1 आया था, ये पहला पार्ट था क्या क्वेश्चन का, t1 t2 t3 t4 का वैल्यू 1। तो यहां से t4 का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहां से t4 का वैल्यू आ जाएगा 1/t1 t2 t3। तो यहां पे पुट कर दो, बस आ गया ये c/2 इंटू t1 + t2 + t3 प्लस t4 की जगह 1/t1 t2 t3 ये आ गया। और यहां पे भी c/2 1/t1 + 1/t2 + 1/t3, और जब t4 का वैल्यू रखेंगे उसका उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का t1 t2 t3। तो ये आंसर है बच्चे, ये आंसर है -g, -f। तो इसका ये आंसर मतलब 3 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल का सेंटर ये आ गया। ये अपन ने कैसे लाया, पिछले वाले 3 रिजल्ट्स को यूज करके, पिछले वाले 3 रिजल्ट्स को यूज करके अपन ये ले आए। क्या ये बात क्लियर है, पक्का? हाँ, तो अब और इसको शायद आप दूसरे तरीके से भी ला सकते थे कि सरकम सेंटर निकाल लो, काफी लेंदी जाता, और एक रिजल्ट ये भी यूज करना ही पड़ता कि सरकम सेंटर निकाल लो, उसके बाद अपन कर लेंगे, पर काफी लेंदी हो जाता कि सर्कल मतलब सरकम मतलब इन 3 पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का सरकम सेंटर निकाल लो, पर वो काफी लेंदी जाता। हालांकि ये थोड़ा सा इजी हो जाता है, बाकी उससे भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो भाई बच्चे 3 पॉइंट आगे, इन तीनों पॉइंटों से सरकम सेंटर निकाल लेना। क्लियर है क्या? हाँ, तो अब देखिए फोर्थ पार्ट, तो ये सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम में डालता है और ये काफी सुंदर क्वेश्चन है। तो कैसे इसको करेंगे आप, तो बिल्कुल, और जैसे मैंने बोला था लास्ट क्वेश्चन को भी आप दूसरे वे से कर सकते थे, तो वो भी बिल्कुल इसमें समझ में आएगा आपको कैसे कर सकते हैं। तो देखिए बच्चे कि ये हाइपरबोला है और इस पे जो 4 पॉइंट्स थे उनमें से 3 पॉइंट पी क्यू आर, मतलब 4 पॉइंट्स पे इसको वो काट रहा था ना, तो इसमें से पी पहला ले लेते हैं ct c/t1, क्यू ले लेते हैं ct2 और c/t2, ठीक है, और ये ले लेते हैं बच्चे r, जो भी r ct3 c/t3, ठीक है। तो इन 4 पॉइंट से जो एक ट्राइंगल बन रहा है, इन 4 पॉइंट से जो एक ट्राइंगल अपना बन रहा है बच्चे, किसका अपने को क्या चाहिए, इस ट्राइंगल का अपने को क्या चाहिए, ऑर्थो सेंटर चाहिए। अब ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, यस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो यहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो। अगर आप इससे करोगे तो देखो बच्चे, एक तो ये आएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये की, तो ये दो है। तो इसका मैं नाम ले देता हूं डी और इसका ई।
तो देखिए बच्चे, अपने को इन दो लाइनों का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो सबसे पहले, और अगर आप थोड़ा सा अच्छे से दिल से देख रहे हो चीजें, तो देखो आपको समझ में आ जाएगा कि इस लाइन का स्लोप क्या है, एम पी क्यू क्या है, याद आया, -1/T1T2। गौर से देखो, एम पी क्यू क्या है, -1/T1T2। और ये वाली लाइन का स्लोप भी क्या है, एम पी आर, अरे याद है ना, -1/T1T3। अरे T1T2, दो लाइनों को, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन का स्लोप ये होता है और ये होता है। तो अब मुझे ये बता सकते हो तुम, क्या मुझे ये बता सकते हो इस लाइन का स्लोप क्या है, ये इसके परपेंडिकुलर है, और तो एम आर डी का स्लोप कितना हो जाएगा, T1T2। अरे उल्टा और माइनस, और ऐसे ही एम क्यू ई का स्लोप कितना हो जाएगा, T1T3। क्लियर है क्या? तो अब अपने को चाहिए इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, तो दोनों का इक्वेशन लिखते हैं और इंटरसेक्शन पॉइंट ले आते हैं। बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल बच्चे। तो देखिए बच्चे, पहले अपन चलते हैं किस पे, आरडी पे चलेंगे, आरडी पे। तो आरडी का इक्वेशन y - y1, ये पॉइंट रहा, तो y - CT3 इक्वल टू x - CT3, और इसका स्लोप क्या है, T1T2। ऐसे ही QE का इक्वेशन y - QE, y - y1 e, तो ये पॉइंट है CT2 इक्वल टू इसका x - CT2, और स्लोप T1T3। क्या ये दोनों इक्वेशन आपको समझ में आता है बच्चे? क्या ये दोनों इक्वेशन समझ सकते हैं आप? अब अपने को क्या चाहिए, इन दोनों इक्वेशन का इंटरसेक्शन पॉइंट। कुछ लोग तो कॉमा में चले जाएंगे, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट। तो कुल मिला के चाहिए क्या, x और y का वैल्यू। तो देखिए बच्चे, बहुत आसान है ये, x और y का वैल्यू लाना। y को रिमूव कर दो यहां से, 1 - 2 करो, 1 - 2 करिए बच्चे, क्या आएगा, -CT3 + CT2 इक्वल टू, देखिए T1 और x कॉमन आ जाएगा, और यहां पे मिलेगा T2 - T3। ध्यान से देखिए, T1 x कॉमन आ जाएगा, और ये तो पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, ये तो पूरा ही कैंसिल हो जाएगा। अब अगर आप T2 T3 को एलसीएम लेते हैं, T2 T3 को आप एलसीएम लेते हैं और माइनस का C बाहर ले लेते हैं, माइनस का C बाहर, और T2 T3 को एलसीएम लेते हैं, तो ये बनेगा T2 - T3, और ये है T1x × T2 - T3। T1 और T2 तो बराबर नहीं होंगे ना, ये तो इक्वल नहीं है ना, T1 यहाँ है, T2 यहाँ है, तो इक्वल तो नहीं है, T2 T3 तो इसको काट दो, तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा माइनस का C T1 T2 T3, x का ये वैल्यू आ गया। अब y का वैल्यू के लिए क्या करें, ये वाला वैल्यू उठा के इसमें डाल देते हैं x का, ये वाला वैल्यू उठा के इसमें डाल देते हैं x का। तो देखिए बच्चे, y का वैल्यू देखिए, y - CT3 इक्वल टू T1 T2, x की जगह ये वैल्यू डाल देते हैं, -C/T1 T2 T3, और -C T1 T2 T3, -C T1 T2 T3। देखो इसको मैं मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं, ये और ये कैंसिल होते हुए, देखो T1 T2 से T1 T2 और ये कैंसिल, तो y का वैल्यू आ गया माइनस का C T1 T2 T3। तो ये आ गया, ये आ गया अपने पास। तो अब मुझे ये बताओ, ऑर्थो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट आ गया, क्या ये इस पैराबोला xy = c² को सेटिस्फाई कर रहा है? क्या ये वाले पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं? पुट करके देख लो, दिस इंटू दिस, देखो c² आ रहा है, T1 T2 T3 कट जाएंगे, और ये आ जाएगा c² = c²। तो ये पॉइंट इस पैराबोला पे है बिल्कुल। अब अगर अपन ध्यान से देखें, ये है माइनस का C, और एक बात और आपको पता होगी कि T1 T2 T3, T1 T2 T3 T4, ये कितना है बच्चे, 1। T1 T2 T3 1 है, ये पहले पार्ट में अपन ने प्रूव किया था, T1 T2 T3 1 है, तो इसलिए इस x का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए बच्चे, T1 T2 T3 का वैल्यू डालोगे तो -CT4, T1 T2 T3 का वैल्यू डाल दो, और y का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए y का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस का C/T4। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये -CT4, -C/T4 आया, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, मतलब वो है -T4, पैराबोला का -T4 आ गया।
अरे माइनस T4 डालेंगे उसमें हाइपरबोला में, इसमें अरे इसका पैराबोला पॉइंट क्या होता है, पीटी क्या होता है, पीटी क्या होता है, सी टी कॉमा सी बाई टी, तो ये पॉइंट होता है। तो इसमें देखिए ये डालने से आ जाएगा ये, तो ये माइनस का T4, कुल मिला के ये पैराबोला का ही पॉइंट है जो माइनस T4 से आएगा। मतलब पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस का T4, समझ में आ रहा हो ना, सी टी कॉमा सी बाई टी, तो यहाँ टी की जगह माइनस का T4 डाला गया। तो देखो बच्चे ये क्वेश्चन ऐसे किया अपन कि सीधा सीधा 3 पॉइंट्स लिए और ऑर्थो सेंटर को निकाल ही डाला, ऑर्थो सेंटर को निकाल ही डाला, तो ये ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए बच्चे। क्लियर है क्या? तो ऐसा ही क्वेश्चन आप पीछे वाला कर सकते थे। ये क्वेश्चन जैसे ये अपन ने पिछले वाले पार्ट का सहारा लेके किया है, इसी को आप 3 पॉइंट लेके फिर कर सकते थे वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल के। क्लियर है क्या? और इन दोनों ही क्वेश्चन में जो यूज हुआ है वो उसका नाम क्या है, T1 T2 T3 T1 T2 T3। तो ये तो जो पहला पार्ट था इस क्वेश्चन का, उसको आप ध्यान में रख लेंगे तो बेटर होगा। ये याद ही कर लेना कि अगर ये 4 पॉइंट्स पे काटते हैं तो ऐसे स्टार्ट करेंगे और ये तो 1 ही होता है। क्लियर है क्या? तो ये आगे वाले पार्ट्स आप भी कर सकते हैं। तो इसका एक और पार्ट जो आप आराम से कर सकते हैं, PQRS। देखो भाई ये वाला और ये वाला 4 पॉइंट्स पे कट कर रहे थे, PQRS है ना, तो ये है CT1 कॉमा सी बाई T1, ये CT2 कॉमा सी बाई T2। तो इनका वैल्यू आप रख के यहां पे निकालें। तो ओ तो ओरिजिन है, और तो ओरिजिन है, तो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना आएगा पहले का, OP स्क्वायर कितना आएगा, CT1 का स्क्वायर प्लस CT2 का सी बाई T2 का स्क्वायर, सी बाई T1 का स्क्वायर, यही आएगा OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, CT2 का स्क्वायर प्लस सी बाई T2 का स्क्वायर, यही आएगा प्लस प्लस ये जो भी आ रहा है। तो इसको और इसको एक साथ कर लेना, सी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T3 स्क्वायर प्लस T4 स्क्वायर, और प्लस सी स्क्वायर 1 बाई T1 स्क्वायर प्लस 1 बाई T2 स्क्वायर प्लस 1 बाई T3 स्क्वायर प्लस 1 बाई T4 स्क्वायर। और ये यहां इसके वैल्यू निकालने के लिए आप यूज कर सकते हो थोड़े से अच्छे रिजल्ट्स का, ये है T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 का स्क्वायर -2 टाइम्स सिग्मा T1 T4। क्लियर है क्या? और ऐसे ही इसका भी आप वैल्यू निकालने के लिए इसका यूज कर सकते हो, 1 बाई T1 प्लस 1 बाई T2 प्लस 1 बाई T3 प्लस 1 बाई T4 का होल स्क्वायर और माइनस सिग्मा 2 T1। इनका यूज, इनका वैल्यू कहां से लाना है, कैसे लाना है, तो वो पीछे अपन कर चुके फर्स्ट पार्ट में, वहां से इनका वैल्यू पुट करिएगा, अपने आप आंसर आ जाएगा, कोई पंगा नहीं होगा, आराम से पूरा आंसर आएगा। तो वो आप आराम से कर सकते हो और उसका वैल्यू आ जाएगा 4r स्क्वायर। पर इस क्वेश्चन के लिए मैं एक स्पेशल ट्रिक बता देता हूं आपको कि मान लो मैंने ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लिया, ठीक है, ये और ये जो सर्कल लिया है उसका सेंटर मैंने कहां ले लिया, ओरिजिन, मतलब मैंने सर्कल ले लिया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये OP कितना होगा, OQ कितना होगा, OR कितना होगा, OS कितना होगा। तो अगर मैंने इस वाले से किया तो OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर प्लस OS स्क्वायर, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, 4R का स्क्वायर, 4R स्क्वायर आ जाएगा। देखिए बच्चे, अगर मैं सर्कल ये ले लेता हूं जिसका सेंटर 0 0 है तो सीधा ही अपना 4R स्क्वायर आंसर मिल जाएगा, क्योंकि आंसर तो कांस्टेंट आने वाला था। तो बाकी इससे भी आपका हो जाएगा, कोई पंगा कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्या बात क्लियर है? तो ये इसके लिए बेस्ट है। एक और छोटा सा क्वेश्चन, अरे हाँ बस खत्म खत्म। और ये जो सबसे ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी ना बच्चे, ये जो क्वेश्चंस कराएं ध्यान से कर लो, घूम घाम के यही क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी जो क्वेश्चन है वो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है, वो अपने आप ही हो जाएंगे। हाँ, तो PN इज परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P ऑफ हाइपरबोला टू x एक्सिस, देन ये हाइपरबोला है जनाब, इसके पॉइंट P से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, उसका नाम PN बोल रहे हैं। तो इसके मिड पॉइंट का लोकस C, तो क्या करेंगे, इसको ही मान लेते हैं CT, C बाई T। ये क्या आएगा,
ऐसे ड्रॉ किया है तो सी टी कॉमा 0। अब इसका मिड पॉइंट को m मान देते हैं। m का कोऑर्डिनेट बोलो, m की कोऑर्डिनेट बोलो, दिस प्लस दिस बाई 2 तो सी टी, कॉमा दिस प्लस दिस बाई 2 तो सी बाई 2t। अरे इसका मिड पॉइंट तो ले आएंगे, मिड पॉइंट ले आएंगे। अब इसका लोकस ये क्या h कॉमा के लेट करते हैं क्या, जिस पॉइंट का लोकस है उसको h कॉमा के लेट करते हैं, तो h का वैल्यू सी टी और k का वैल्यू सी बाई टी। अब बताओ अब क्या करूं, यहां पे आके फंस जाते हैं कई बार बच्चे, क्या करें, तो भाई बताया भाई h और k में रिलेशन लाओ। कैसे लाओगे, पैरामीटर को हटा के, पैरामीटर कौन है यहाँ पे, c या t, अरे c तो कांस्टेंट है, c तो गिवन ही है ना इसमें, तो c तो कांस्टेंट है, इसलिए किसको रिमूव करना पड़ेगा, t को। तो t को रिमूव करने के लिए क्या करा, h इंटू के, h इंटू के तो सी टी कॉमा सी बाई 2t, तो t से t कट जाएगा, h के बराबर c स्क्वायर बाई 2, तो दैट मीन्स एक्स वाई बराबर c स्क्वायर बाई 2। तो यही आंसर है बच्चे, यही आंसर है। तो बाकी तो ये क्वेश्चन बच्चे कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं, आराम से हो जाएंगे सब क्वेश्चन। क्लियर है बात, पक्का, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो अब देखिए बच्चे, अगर मैं इसकी जगह लिख देता आइसमटोट तो कैसे होता, तो आइसमटोट तो तुम बोलोगे एक्स एक्सिस भी है सर और वाई एक्सिस भी है, तो तुम या तो इधर भी ले सकते थे, तो तुम किधर ही लो, इस वाले आइसमटोट पे लो या इस वाले आइसमटोट पे लो। देखो अगर मैं एक्स एक्सिस की जगह आइसमटोट लिख देता तो क्या डिफरेंस होता, तो फिर आप बोलते सर इसकी दो आइसमटोट है, एक ये और ये, तो आप चाहे इधर परपेंडिकुलर डालो या इधर परपेंडिकुलर डालो, आंसर सेम ही आएगा, निकाल के देख लेना ये। तो मैं यहां वो भी लिख सकता था। क्लियर है क्या। अगर देखिए ये जो लेक्चर है बच्चे, इसमें मैंने स्पेसिफिक चीजें आपको बताई कि अगर आप ये कर लोगे तो आप इसमें कॉन्फिडेंस ला सकते हो। तो पहले 4 पॉइंट्स वो याद करने, उसके बाद वो टी वाला याद करना, और उसके बाद ही जो क्वेश्चंस कराएं इज्जत से एक बार, हो सकता है पहली बार में नहीं समझ में आया हो, वापस जाके कि क्या करा था सर ने, बहुत अच्छे से देख लो। फिर कभी आप ये नहीं बोलोगे कि हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं आता, आता है, अभी कर देते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा, कर सकते हैं। तो सभी टाइप के क्वेश्चंस आप कर पाओगे। और अगर आपने इस लेक्चर से आपके प्रॉब्लम सॉल्व हुए हैं और कॉन्फिडेंस आया है तो बिल्कुल आप शेयर सब्सक्राइब लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं। अरे कम से कम 3 4 7 वालों को तो बता ही सकते हैं, क्या आज बताएंगे, पक्का, तो बिल्कुल बता सकते हैं बच्चे। थैंक यू वेरी मच, इफेक्टिव तैयारी करो।